हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप क्या है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुत ही विस्तार से डीप में जाके देखेंगे एक एक पॉइंट को। अगर हम बता दें कि अगर आप राजस्थान राज्य का किसी भी वनडे एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह सेशन बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस सेशन को आप बहुत ही ध्यान से चीज़ों को देखने और समझने की कोशिश करिएगा। अभी फिलहाल में अगर हम बात करें तो हम ये सेशन जो है कि रीड टारगेट करके चला रहे हैं। रीड के लिए यह सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, तो बने रहिएगा वीडियो में और देखिएगा बिल्कुल इत्मीनान से और कैसे कैसे चीज़ें हो रहे हैं। अगर हम बात करें तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, अध्याय 6 है। ओके, चैप्टर नंबर 6 है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा क्या है आगे कि 1918 में डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेश में वर्गीकृत किया था। तो कौन थे? तो डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। ओके, इन्होंने राजस्थान के जलवायु को 4 प्रदेशों में वर्गीकृत किया था। डॉक्टर कोपेन द्वारा जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार वनस्पति माना था। जो वनस्पति होते हैं ना, उन्हीं के आधार पर इन्होंने 4 वर्गों में इसको डिवाइड किया था। देखते हैं प्रदेश के जो जलवायु प्रदेश की बात हम करते हैं को मिलेगा किनके, तो कोपेन द्वारा वर्णित जलवायु प्रदेश। इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जिसमें AW करके दिया गया है, अर्थात उष्णकटिबंधीय आद्र प्रदेश। इसमें कौन कौन से जिले आते थे? तो आता था डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, प्रतापगढ़, दक्षिणी चित्तौड़ और झालवाड़ा जिले का क्षेत्र इसमें क्या थे, शामिल थे। तो इसमें कितने जिले आते हैं? 6 जिले, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, प्रतापगढ़, दक्षिणी चित्तौड़गढ़ और झालवाड़ा के जिले इसमें शामिल थे। अगला है BSHW। तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं देखिएगा, अर्थात अर्ध शुष्क प्रदेश। इसमें जो जिले आते थे, अरावली के पश्चिम का क्षेत्र, अरावली के पश्चिम जो रेगिस्तान टाइप का जो इलाका होता है, रेगिस्तान। ओके, थार का रेगिस्तान हम कह सकते हैं एक तरीके, क्योंकि अरावली के पूर्व का जो एरिया है, यहाँ पे वनस्पति आपको देखने को, अलग अलग वनस्पति खेती भी अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन अरावली से वहीं अगर आप पश्चिम की तरफ से जाते हैं, जो पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है, तो अगर आप उधर जैसे जैसे बढ़ेंगे, वहाँ पे क्या होगा कि आपको रेत के पहाड़ देखने को वहाँ पे मिलेंगे। ओके, चलिए तो देखिएगा, बाड़मेर हो गया, झालौर हो गया, सिरोही हो गया, और उसके बाद पाली हो गया, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू व जैसलमेर का दक्षिणी भाग इसमें सम्मिलित था। ओके, ठीक है। तो इसमें कितने जिले थे वो देख लीजिएगा, बाड़मेर, झालौर, सिरोही, पाली, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जैसलमेर। टोटल के टोटल 10 जिले इसमें शामिल थे। आगे देखिएगा क्या है, अगला है इनका BWHW, अर्थात उष्ण शुष्क प्रदेश। ओके, इसमें कौन कौन से जिले आते थे? तो जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। ओके, टोटल के टोटल इसमें 5 जिले आते थे। कितने? 5 डिस्ट्रिक्ट, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये जिले आते थे। अगला है इनका CWG, अर्थात मानसूनी वर्षा क्षेत्र, जिसमें पूर्वी तथा मध्य राजस्थान का अरावली के पूर्व वाला हिस्सा तथा मध्य राजस्थान का अरावली से पूर्व वाला भाग, जो अरावली के पूरब का ही जो भाग है, यहीं पे वर्षा अच्छी खासी होती है, देखने को आपको मिल जाएगा। ओके, तो वो वाला क्षेत्र था। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा बड़े ही प्यार से इसमें क्या दिया है। तो इसमें है कि थार्नवेट द्वारा वर्णित जलवायु प्रदेश, ये भी एक साइंटिस्ट ही मतलब कह सकते हैं, इन्होंने भी
कई भागों में इन्होंने भी क्या किया है, राजस्थान को डिवाइड किया है। देखिएगा, थार्नवेट की वर्गीकृत का आधार वनस्पति ही था। ओके, तो ये भी अपने हिसाब से डिवाइड किए हैं, इसको भी हम लोग देखते हैं। इनका है कि CAW अर्थात ग्रीष्म में वर्षा शीत शुष्कता वाला दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र। अगला है इनका DAW, ऊपर क्या है CAW और फिर है DAW, ग्रीष्म में उच्च तापमान कम वर्षा अर्थात अर्ध मरुस्थलीय एवं सीमांत क्षेत्र। ओके, आगे देखिएगा क्या है कि DBW अर्ध मरुस्थलीय शीत ऋतु में कुछ वर्षा वाले उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र। और अंतिम है इनका EAD उष्ण मरुस्थलीय जलवायु वाले पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र। ओके, आगे देखते हैं। देखिएगा, त्रिवार्थ द्वारा वर्णित जलवायु प्रदेश, बड़े ही ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है, द्विवार्थ ने कोपेन के जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण में संशोधन करके वर्षा की मात्रा एवं वनस्पति के आधार पर वर्णित किया है। तो इन्होंने भी 4 भागों में वर्णित किया है, उसको देखिएगा क्या है। तो AW उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, BSH उष्ण एवं आर्द्र उष्णकटिबंधीय कटिबंधीय स्टेपीज तुल्य जलवायु प्रदेश, BWH मरुस्थलीय या शुष्क जलवायु प्रदेश, CAW अर्ध शुष्क आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड किया गया है, बड़े ही ध्यान से देखते रहिएगा। अगला है हम लोगों का कि राजस्थान के प्राकृतिक विभाग। तो जो प्राकृतिक विभाग है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला है कि दक्षिण राजस्थान नीचे वाला भाग जो कि MP और गुजरात से अपना सीमा साझा करता है, वो वाला। ओके, तो देखिएगा कौन कौन से जिले पड़ेंगे। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ओके, तो इसमें टोटल के टोटल 7 जिले आपको देखने को मिल जाएगा। कितने जिले? 7 जिले। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, तो ये जिले आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरा है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान। ओके, इसमें आपको देखने को मिलेगा कोटा, बूंदी, झालवाड़ा, बारा। तो ये 4 जिले आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, कोटा, बूंदी, झालवाड़ा, बारा। ओके, अब आते हैं हम लोग पूर्वी राजस्थान। और जो पूर्वी राजस्थान है ना, यही जो है कि पूर्वी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान जो है, ये दोनों के दोनों जो जिले हैं ये काफ़ी संपन्न जिले माने जाते हैं। ओके, पूर्वी राजस्थान तो काफ़ी संपन्न जिला माना जाता है। अगर हम ये सारे अगर बात करें तो ये लगभग आपको अरावली के पूरब साइड के जिले देखने को मिल जाएंगे, जो कि हरियाणा हो गया और फिर उसके बाद अपना यूपी हो गया, फिर MP हो गया, इधर से जो जिले सीमा साझा करते हैं। ओके, तो कौन कौन सा आ जाएगा? जयपुर, धौसा, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर। ओके, तो कौन आया? 11 जिले इसमें आएंगे पूर्वी राजस्थान में। जयपुर, धौसा, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर। ओके, अगला है कि उत्तरी राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आएंगे टोटल के टोटल 4 जिले, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़। कितने जिले आएंगे? 4 आएंगे, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़। और उसके बाद आता है पश्चिमी राजस्थान, जो कि सबसे अगर हम बात करें तो सबसे रेतीली एरिया आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। जोधपुर, नागौर, पाली, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर एवं सिरोही, ये जिले आते हैं। ओके, तो ऐसे करके भी आप याद रखिएगा, जो कि 5 भागों में बांटा गया है और कौन कौन से जिले हैं आपको ये भी इसमें दिखाया गया है।
चीज़ें छोटा दिखाई देगा, लेकिन आप इसको ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। इसमें आपको दिया गया है कि राजस्थान के जलवायु प्रदेश के बारे में डिस्कशन किया गया जाएगा, जिसमें जलवायु प्रदेश और उसका विस्तार कहाँ कहाँ है और वहाँ पे तापमान कितना कितना रहता है, और औसत तापमान के बारे में भी यहाँ पे आपको, औसत वर्षा के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाए। पहला है कि शुष्क जलवायु प्रदेश, अगर हम इसमें बात करते हैं तो आता है हमारा जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर। कौन कौन से आते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर। ओके, तो इसमें अगर हम बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में 35 से लेकर 50 सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है, और शीत ऋतु की अगर हम बात करते हैं तो 12 से लेकर 16 चला आता है। अगर गर्मी की अगर हम बात करते हैं तो 35 से लेकर 50 तक रहता है, और ठंडी में क्या रहता है? तो ठंडी में यह 12 से लेकर 16 तक रहता है। और औसतन वर्षा यहाँ पे कितना होती है? तो 10 से 20 सेमी, सिर्फ 10 से 20 सेमी ही यहाँ पे वर्षा आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? हाई रहता है। और यहाँ की मुख्य फसल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो बीकानेर हो गया, बाड़मेर हो गया और गंगानगर तो खैर ठीक है, लेकिन बाकी जो बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर हो गया, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सबसे जैसलमेर में जीरा की खेती होती है। किसकी खेती होती है? जीरा की खेती होती है। ठीक है, आगे देखिएगा। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, इसमें कितने जिले आते हैं? सीकर, चूरू, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, पाली, नागौर, जालौर। ओके, तो ये जिले आते हैं। 8 जिले टोटल के टोटल आएंगे, इसमें काउंट होंगे। और इसका अगर तापमान की बात करते हैं ग्रीष्म काल में, मतलब कि गर्मी में, तो 32 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस रहता है। और वहीं अगर ठंडी की बात करते हैं तो 10 से लेकर 17 तक रहता है। और वर्षा की बात करते हैं तो 20 से लेकर 40 सेंटीमीटर होता है। अगला है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसमें देखिएगा अजमेर, जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, पाली, जालौर, टोंक, भीलवाड़ा, सिरोही, ये जिले आते हैं। 10 टोटल के टोटल 10 जिले इसमें आते हैं। अजमेर, जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, पाली, जालौर, टोंक, भीलवाड़ा, सिरोही। अगर तापमान की बात करते हैं तो गर्मी में यहाँ पे तापमान रहता है 28 से लेकर 34 तक, और ठंडी में तापमान रहता है 12 से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस। और वहीं अगर वर्षा की बात करते हैं तो 40 से लेकर 60 सेमी के बीच में यहाँ वर्षा देखने को मिल जाती है। अगला है आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसमें आएगा भरतपुर, धौलपुर, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, दक्षिणी पूर्वी टोंक और आ जाएगा उत्तरी चित्तौड़। ओके, चित्तौड़गढ़। 7 जिले इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अगर गर्मी के बारे में अगर टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे होता है 30 से 40 डिग्री सेल्सियस, और वहीं अगर ठंडी की बात करें तो 14 से लेकर 17 तक रहता है। और वर्षा की अगर बात करें तो 60 से लेकर 80 सेंटीग्रेड तक यहाँ पे वर्षा देखने को मिल जाती है। अगला है कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसमें कोटा, झालवाड़ा, बारा, बांसवाड़ा, उदयपुर, माउंट आबू क्षेत्र, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ देखने को मिलेगा। ठीक है, 9 जिले इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका टेम्परेचर रहता है 34 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस, और वहीं अगर ठंडी की बात करें तो 14 से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस तापमान आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे वर्षा 80 खासी होती है, 80 से लेकर 120, कहीं कहीं तो 150 सेंटीमीटर तक भी यहाँ पे वर्षा आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट आपको देखने में मिल रहा होगा, क्योंकि इसको एक ही बार में पढ़ाना था, नहीं तो मैं इसको जूम करके आपको धीरे धीरे सारी चीज़ों को पढ़ाते हुए चलता। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगर पूछ देगा कि शुष्क जलवायु प्रदेश क्या है, तो इसमें से आपको यहाँ पे आपको क्या करेगा कि 3 जिले दे देगा, और 1 जिले आपको इधर से उठा के दे देगा, और आपको बोल देगा कि इसमें से कौन नहीं है। नहीं तो फिर 3 जिले यहाँ से उठा के दे देगा और 1 जिले इसमें से देगा, पूछ देगा कि शुष्क जलवायु प्रदेश कौन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और किस क्षेत्र में कितनी बारिश होती है ये भी आपको यहाँ पे दर्शाया गया है, तो ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा। अब हम लोगों का अगला टॉपिक है राजस्थान की मिट्टियाँ।
इसके बारे में आज हम लोगों को डिस्कशन करना है। ठीक है, देखिएगा, राजस्थान की मिट्टी को 14 मृद खंडों में विभाजित किया गया है। कितना? तो 14 मृद खंडों में विभाजित किया गया है। आगे देखिएगा क्या क्या है। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि वाला भूमि श्रीनगर है, श्री गंगानगर है। कौन है? श्री गंगानगर है। इसका कारण है गंग नहर एवं इंदिरा नहर का होना। तो जो इंदिरा गांधी नहर आती है ना हिमाचल प्रदेश से पंजाब होते हुए, तो उसका कारण है, और एक गंग नहर है। तो ये दो नहरें हैं जिसके वजह से वहाँ पे सिंचाई काफ़ी इजी हो जाता है। इसलिए यहाँ जो होता है ना, अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के भोजन के नाम से जाना जाता है श्री गंगानगर। यहाँ पे अनाज बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। तो बहुत ही काफ़ी कृषि के माने में कृषि प्रधान जिला अगर हम बात करें राजस्थान का तो श्री गंगानगर हो जाएगा। गंगानगर, हनुमानगढ़, ये दो जिले ऐसे हैं कि जो पंजाब से अपनी सीमा को साझा करते हैं। कहाँ से? पंजाब से अपनी सीमा को साझा करते हैं। और एक जो है आपका पाकिस्तान से सीमा, मतलब कि पाकिस्तान और पंजाब, और ये दो, एक तो हमारा स्टेट हो गया पंजाब, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है हमारा पाकिस्तान से। तो ये दो ज़िले ऐसे हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़, जो कि राजस्थान का फूड जिले के नाम से जाना जाता है, भोजन जिला के नाम से जाना जाता है। काफ़ी कृषि संपन्न जो है कि जिले हैं। और किस कारण है? तो गंग नहर और इंदिरा नहर के होने के कारण है। ओके, आगे देखिएगा। राज्य में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं जो कि जोधपुर और जयपुर में स्थित हैं। कहाँ? जोधपुर व जयपुर में स्थित हैं। आगे देखिएगा, आगे क्या इसमें बोला गया है कि राजस्थान में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र 1952 में जोधपुर में खोला गया था। कब खोला गया था? 1952 में ही खोला गया था, क्योंकि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसको क्या करना था, वहाँ पे वृक्षारोपण करना था, उसको हरा भरा करना था। ठीक है, आगे देखिएगा। राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय जयपुर व सीकर जिले में स्थित है। किसका? भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय दो जगह है, एक तो जयपुर में है, दूसरा कहाँ है? सीकर में देखने को मिलता है। राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना 1958 में जोधपुर में की गई थी। कहाँ की गई थी? जोधपुर में की गई थी। आगे देखिएगा, आगे है कि राजस्थान में लवणता युक्त मिट्टी को स्थानीय भाषा में मगरा या धरा कहते हैं। क्या कहते हैं? धरा या कहते हैं या मगरा कहते हैं। जो लवणता युक्त होती है, ओके, उस मिट्टी को धरा कहते हैं। आगे है कि मिट्टी में खारेपन की समस्या को ही लवणता या क्षारीय की समस्या कहते हैं। जालौर हो गया, बाड़मेर हो गया, पाली के पश्चिमी क्षेत्र में क्षारीय मिट्टी को रेहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? नेहड़ कहते हैं। नेहड़, नेड़ कहा जाता है, नेहड़ या नेड़ कहा जाता है। कहाँ कहाँ? जालौर हो गया, बाड़मेर हो गया और पाली हो गई, ये तीन जिले ऐसे हैं, और पश्चिमी क्षेत्र भी हो गया, जिस क्षारीय मिट्टी को नेहड़ या नेह कहा जाता है, नेड़ कहा जाता है। सिंचाई जल में लवण अथवा सोडियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होने पर मिट्टी क्षारीय हो जाती है। ओके, आगे देखिएगा। 7 से अधिक पीएच वाली मिट्टी को क्षारीय मिट्टी कहते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे, एक यहाँ पे 7 आता है। क्या आता है? 7 आता है, और 7 पे जब रहेगा तो ये उदासीन हो जाएगा। अगर इधर से अगर आप चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और यहाँ पे हो जाता है 14। तो अगर आप 7 से नीचे जाते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 की तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा? तो लवण अम्लीय देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? अम्लीय मृदा देखने को मिलेगा। और 7 जो है वो उदासीन है। लेकिन यही 8 9 10 11 12 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या आपको क्षारीय देखने को मिलेगा। ओके, आगे देखिएगा क्या है। मृदा की क्षारीय की समस्या को कम करने के लिए जिप्सम, क्या होता है? जिप्सम तथा गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। इंदिरा गांधी नहर सिंचाई क्षेत्र में चंबल सिंचाई क्षेत्र राज्य के सेम प्रभावित क्षेत्र है। तो ये दोनों के दोनों क्या है? जैसे चंबल में सिंचाई की प्रॉब्लम है और वहाँ पे नदियाँ काम करती हैं, वहाँ वैसे ही मरुस्थल में इंदिरा गांधी नहर सिंचाई के लिए काम करती है।
राजस्थान में सर्वाधिक अम्लिका अपरदन चंबल नदी, क्या है, चंबल नदी के दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में होता है। क्या है, अवनिका होता है। ओके, जिसे बीहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, बीहड़। ओके, आगे देखिएगा। आगे है कि राज्य में सर्वाधिक वायु अपरदन जैसलमेर में और न्यूनतम कहाँ होता है, धौलपुर में। तो ये जो धौलपुर है ये बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा यूपी और मध्य प्रदेश से जिला साझा करता है, सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे मृदा अपरदन बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन जैसलमेर में रेत के टीले हैं, तो जब हवा चलती है तो एक रेत को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाके क्या करती है, फेंक देती है। उसी को कहते हैं वायु अपरदन। वायु अपरदन के द्वारा मृदा अपरदन होता है। ओके, अगला है राजस्थान में सर्वाधिक चादरी अपरदन सिरोही एवं राजसमंद जिले में होता है। ओके, कहाँ कहाँ, सिरोही व राजसमंद जिले में होता है। अगला टॉपिक हम लोग जिक्र करने वाले हैं राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियाँ। बड़े ही ध्यान से देखिएगा। पहला है रेतीली अथवा बलुई मिट्टी। ओके, यह मिट्टी राजस्थान में सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाती है। कौन, रेतीली अथवा बलुई मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार राजस्थान के पश्चिमी जिले में पाया जाता है, जहां रेत के टीले होते हैं। ओके, भूरी रेतीली मिट्टी, क्या है, भूरी रेतीली मिट्टी के बारे में भी आप देखते हुए चलिएगा। ओके, इसमें है रेत के छोटे छोटे टीले वाले भाग में पाई जाने के कारण भूरी रेतीली मिट्टी को धूसर मरुस्थलीय, क्या, धूसर मरुस्थलीय या सीरोज्म मिट्टी कहा जाता है। सीरोज्म मिट्टी या धूसर मरुस्थलीय मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी का राज्य में प्रसार क्षेत्र अरावली के पश्चिमी भाग में देखने को मिलेगा। कहाँ, अरावली जो पर्वत है उसके पश्चिम भाग में देखने को सर्वाधिक मिलेगा। इस मिट्टी में ज्वार, बाजरा, मोठ, मूंग और बारानी कृषि की जाती है। तो कौन कौन सा, बारानी हो गया, मूंग हो गया, मोठ हो गया, बाजरा हो गया और ज्वार हो गया। तो ये सारी के फसलों के कृषि की जाती है। ओके, आगे चलते हैं। अगला है हम लोगों का लवणीय मृदा। ओके, देखिएगा, यह मिट्टी प्राकृतिक रूप से बाड़मेर हो गया, पाली हो गया, जालौर में पाई जाती है, किंतु रूपांतरण मिट्टी होने के कारण कोटा, भरतपुर और श्रीगंगानगर में भी यह पाई जाती है। कौन, लवणीय मृदा। ओके, याद रखिएगा। प्राकृतिक क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो बाड़मेर, पाली और जालौन में ही यह देखने को मिलती है। अगला है पर्वतीय मृदा। ओके, यह मिट्टी अरावली पर्वत की उपका में पाई जाती है। यह मिट्टी का रंग लाल, पीला, भूरा होता है। ओके, कौन सा, पर्वतीय मिट्टी। अगला देखिएगा। अगला है मिश्रित लाल व काली मिट्टी। कौन कौन सा, मिश्रित लाल व काली मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण मालवा के पहाड़ की काली मिट्टी दक्षिणी अरावली की लाल मिट्टी से मिश्रण से हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। यह मिट्टी हल्के गहन वाली तथा चूने की कम मात्रा वाली होती है। यह मिट्टी में कपास की खेती और मक्का की फसल के लिए उपयोगी है। किसके किसके लिए, कपास और मक्का के लिए। आगे देखिएगा, यह मिट्टी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिले में पाई जाती है। टोटल के टोटल कितने जिले हैं, तो टोटल के टोटल 5 जिले में यह आपको देखने को मिल जाएगी। अगला है लाल दोमट मिट्टी। ओके, देखिएगा, लाल दोमट मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण स्फटिकीय कायांतरित चट्टानों से हुआ है। इसमें चूना, पोटास, लौह ऑक्साइड, फास्फोरस की मात्रा कम होती है, कम मात्रा में होता है। इस मिट्टी में मक्का हो गया, चावल हो गया, गन्ना हो गया आदि फसल इसमें पैदा की जाती है। अगला है मध्यम काली रेंगुर मिट्टी। ओके, देखिएगा क्या है, यह मिट्टी हड़ौती पठार अर्थात कोटा, बूंदी, बारा, झालवाड़ा जिले में पाई जाती है। ओके, आगे चलते हैं। देखिएगा, आगे है कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ कम, परंतु कैल्शियम और पोटास, क्या है, कैल्शियम और पोटास की मात्रा पर्याप्त रूप में पाई जाती है।
यह मिट्टी व्यापारिक फसलों अथवा कपास, मूंगफली, दालों के लिए उपयुक्त होती है। ओके, आगे देखिएगा, कछारी जलोढ़ मिट्टी। ओके, यह मिट्टी दोमट, काप अथवा ब्लैक कॉटन सोइल आदि नाम से जानी जाती है। यह मिट्टी राजस्थान के पूर्वी मैदान भाग में पाई जाती है। यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है, इसीलिए राजस्थान का पूर्वी जो इलाका है यह काफ़ी समृद्ध माना जाता है। उपजाऊ मिट्टी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन वही अरावली के पश्चिम साइड आप जाएंगे तो वहाँ पे रेत के टीले देखने को मिलेंगे। ओके, अगला है हम लोगों का भूरी मिट्टी। यह मिट्टी मुख्यतः बनास बेसिन में पाई जाती है। जो बनास नदी है उसके बेसिन में पाई जाती है। यह मिट्टी जायद की फसल, कौन सा, जायद की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। आगे देखिएगा, पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट, शिस्ट, नीस आदि चट्टानों के टूटने से होता है। यह मिट्टी सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर कई जिलों में पाई जाती है। तो जिला भी याद रखिएगा, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर जिले में पाई जाती है। टोटल के टोटल 5 जिले। यहाँ देखिएगा क्या है कि राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टी एक नज़र में बिल्कुल आपको सामने, यहाँ पे मिट्टियाँ हैं, यहाँ पे संबंधित जिले क्षेत्र हैं और यहाँ पे फसलें दी गई हैं। ओके, पहला है रेतीली बालू मिट्टी। तो कौन सा, गंगानगर, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर फसल के लिए अनुपयुक्त है। मतलब यहाँ पे फसल नहीं उगाई जा सकती ज़बरदस्ती, ठीक है। यहाँ पे जीरा उरा, खजूर वजूर ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा। लाल रेती मिट्टी, इसमें नागौर हो गया, जोधपुर हो गया, पाली हो गया, जालौर हो गया, चूरू हो गया और झुंझुनू हो गया। लेकिन यहाँ पे फसल का नाम नहीं देखने को आपको मिलेगा। आगे चलिएगा, अगला है पीली भूरी रेती मिट्टी, जिसमें 2 ही जिले आते हैं, नागौर आता है और पाली आता है। फसल का इसमें भी जिक्र नहीं किया गया। आगे है खारी मिट्टी, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। तो नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर आता है, फसल के लिए अनुपयुक्त है। भूरी रेतीली मिट्टी, जिसमें पाली, सिरोही, सीकर, झुंझुनू आता है। यह मक्का, ज्वार, बाजरा और मोठ के लिए प्रसिद्ध है। अगला है भूरी रेतीली कछारी मिट्टी, अलवर में होता है, भरतपुर और गंगानगर। यहाँ पे कपास और गेहूं देखने को आपको ज़्यादा मिलेगा फसल। अगला है लाल मिट्टी, उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर, सिरोही, बांसवाड़ा। तो 5 जिले देखने को मिलते हैं, जिसमें गेहूं हो गया, कपास हो गया, मूंगफली हो गया, मक्का हो गया, दलहन हो गया और चावल हो गया। ये सारी फसलें आपको देखने को मिल जाएगी। आगे चलते हैं, देखिएगा, अगला है हम लोगों का लाल व पीली मिट्टी। कौन सा है, लाल व पीली मिट्टी। भीलवाड़ा, सिरोही, अजमेर, सवाई माधोपुर और उदयपुर मूंगफली, कपास और गन्ना देखने को मिलेगा। इसमें 3 फसलें होती हैं। दोमट व कछारी मिट्टी, इसमें अलवर, भरतपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक, बूंदी और गंगानगर शामिल है। टोटल के टोटल 8 जिले, जिसमें गेहूं, चना, गन्ना और कपास की खेती की जाती है। अगला है काली एवं रेंगुर मिट्टी, जिसमें झालवाड़ा, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। तो टोटल के टोटल इसमें अगर हम बात करते हैं तो 7 जिले आते हैं जहाँ पे कपास की खेती की जाती है। आगे देखिएगा, अगला है लाल व काली मिट्टी। भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा सभी प्रकार की फसलें, गेहूं व ज्वार, बाजरा यहाँ पे की जाती है। सबसे उपयुक्त क्षेत्र है। कठोर पटल वाली मिट्टी, जिसमें जोधपुर, फलौदी, धवा, नागौर, जायल, कटोरी और बाड़मेर और जैसलमेर देखने को मिलेगा। फसल होती है मोठ हो गया, मूंग हो गया और ज्वार हो गया। ओके, आगे देखिएगा, अगला है हम लोगों का लवणी मिट्टी। ओके, इसमें आपको देखने को मिलेगा सांभर, पंचभदा, डिडवाना के झीलों में
पाली, जोधपुर, नागौर जिले में बरसाती नालों के किनारे रण के कच्छ में फसल के लिए यह क्या है तो अनुपयुक्त मानी जाती है। तो इस तरीके से आपको यहाँ देखने को मिल। ओके, अगला जो हम लोगों का टॉपिक होगा राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज का सेशन में यही विराम देता हूँ। सेशन कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।